विदाउट टेस्ट सीरीज तो किसी का, या फिर बिना क्वेश्चन अगर उसने सॉल्व नहीं किए हैं, चाहे पीवाईक्यू हो या क्वेश्चन सॉल्विंग हो, एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते। नंबर ऑफ आवर्स, एक बेसिक नंबर ऑफ आवर्स आपको अपनी पढ़ाई में डालने पड़ेंगे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, चीजें रिवाइज करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, बट इट विल नेवर बी अ डिफरेंशिएट। खाली सिलेबस कंप्लीट करने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो सिलेबस तो देखिए, वी आर द टीचर्स जो आपको डांटेंगे भी और आपको रियलिटी भी दिखाएंगे, है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन चीजों पे खुश मत होना, क्योंकि आप जहां पे खुश हो जाते हो वहां पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। मैंने देखा कि जो कंटेंट मैंने हाईलाइट किया था उससे क्वेश्चन नहीं था, और हाईलाइटेड पोर्शन के नीचे जो अनहाइलाइटेड पार्ट था, क्वेश्चन एग्जैक्टली वहां से आया था। एक पेपर सुबह होगा और एक पेपर शाम को होगा। ये आप तभी कर पाओगे जब कंटेंट इस लेवल पे सॉलिडिफाइड है माइंड में कि आपको कोई सो के भी उठाए ना अगर, तो सीधा फंडामेंटल राइट सुना। श्री अरबिंदो घोष की एक बात हमेशा याद रखना कि लर्निंग एंड एजुकेशन शुड नॉट बी स्मैटरिंग ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। उसके अंदर वाई, इम्पैक्ट, वो जो सोचने का एनालिटिकल माइंडसेट है वो हमेशा आपको रखना है ना। हम आपके लिए व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली राइट नाउ इज वी आर क्रिएटिंग अ मेंटल फ्रेमवर्क सो दैट यू कैन एक्चुअली फोकस अपॉन इट, है ना। तो यू कैन अंडरस्टैंड इट थ्योरेटिकली नाउ। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि अगर हम आईवी लीग कॉलेजेस से नहीं है तो हमारे पास कोई डिसएडवांटेज है। नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल। राइट। आप अपने आप को भी बता सकते हो सर, लाइफ में आदमी अपना मेंटर खुद भी बनता है, लेकिन अपना मेंटर खुद बनने में क्या है, आपको 2-3 बार फेलियर देखना पड़ेगा, है ना। एनर्जी जो आपकी ओरिजिनल मोटिव है, जो आपका ओरिजिनल मोटिवेशन है, वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो आपका नॉर्थ स्टार होना चाहिए। आप एग्जाम में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल हो चुका है, थके हुए हैं, आपको क्या चीज आगे मोटिवेट करेगी। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन। और आप सभी लोगों को इस ओरिएंटेशन सेशन में गाइड करने के लिए आ रहे हैं वन ऑफ द सक्सेसफुल इंडिविजुअल जिसने खुद ये एग्जाम क्रैक किया है। ही इज एन आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट, ex IRS officer who is guiding the aspirant from last 6 years in this ecosystem. So I welcome Himanshu Khatri sir. Hello sir. Hello. Hi everyone. I hope you are doing good. Good evening guys. Good evening everyone. So किस तरीके से आप अपनी पूरी यूपीएससी सीएससी 2027 की जर्नी को अप्रोच करेंगे, उसका ओरिएंटेशन स्टार्ट करेंगे आज हम विद हिमांशु सर। तो देखिए, बिफोर वी स्टार्ट द मेन एजेंडा ऑफ द सेशन, पहले सर सेशन का पर्पस डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन इंश्योर करते हैं ताकि जो हम आज बात कम्युनिकेट करने आए हैं वो हम सबको सिखा पाए। देखिए, आई बिलीव कि सभी लोग अभी बिगिनिंग लेवल पे हैं। एक बार सबसे पूछ भी लेते हैं, आप में से कौन कौन अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है? प्लीज टेल मी दिस थिंग। आप में से कौन कौन अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है? पोल भी क्रिएट कर सकते हैं सर हम। आई विल क्रिएट अ पोल, जस्ट अ सेकंड। आई थिंक ज्यादा अच्छा सवाल रहेगा कौन कौन ग्रेजुएशन नहीं। दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग द पोल। अभी आप सबके सामने एक पोल आने वाला है। वी आर क्रिएटिंग अ पोल। आजकल कहते हैं आई गेट मेस्मराइज की कभी कभी बच्चे 12th क्लास में होते हैं, फर्स्ट ईयर में होते हैं, और वो भी कहते हैं मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। वी आर क्रिएटिंग अ पोल। आप सब कहते हैं इस पे अभी वोट करना, तो एक उससे हमें एक प्रोफाइल मिल जाएगी बच्चों की। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गाइस। सो वी हैव क्रिएटेड अ पोल टू अंडरस्टैंड कि आप सब लोग किस स्टेज पे हैं अभी। इट्स अ 60 सेकंड पोल, प्लीज पार्टिसिपेट इन दैट सो दैट वी कैन हैव योर डेटा और हम समझ पाए कि किस स्टेज पे हैं आप सभी लोग। तो लग रहा है कि अभी स्टार्ट के हिसाब से 1/3 के आसपास जो है वो अभी भी कॉलेज में है। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम यू ऑल। वेलकम एवरीवन। प्लीज वोट ऑन द पोल। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, एक पोल है, उस पर आप प्लीज वोट करें। एवरीवन प्लीज वोट ऑन द पोल प्लीज। Somebody has clicked on the ignore as well. I think it's like complicated. गलती से क्लिक हो गया होगा आई थिंक। Right. ठीक है। So there are significant individual who are still in college. ठीक है, we understood. रफली 1/3 ऐसा लग रहा है कि कॉलेज में है वरुण अभी, और 2/3 ऐसा है कि कॉलेज पास आउट कर चुके हैं। राइट। तो स्टार्ट करते हैं सर फिर सेशन अपना। देखिए, बिफोर वी स्टार्ट एंड कम ऑन द मेन एजेंडा, प्लीज लिसन टू वन थिंग वेरी केयरफुली। दिस इज द फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन, एंड ओरिएंटेशन सेशन का पर्पस क्या होता है कि हम आपको अवेयर करें कि नेक्स्ट वीक से जब से इस
कोर्स में कंटेंट की लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना? दैट इज द पर्पस ऑफ द ओरिएंटेशन। एंड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग यू हैव टू लिसन टू अस वेरी केयरफुली। कुछ बातें हमने प्लान की हैं, कुछ डाउट्स आपके माइंड में भी ऑलरेडी होंगे कि सर पीवाईक्यू कब होंगे, अगली क्लास कब होगी, क्या टाइम होगा। ईच एंड एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड इन स्पैन ऑफ टाइम। सब चीजें एक साथ हम नहीं बता पाएंगे और कमेंट्स को भी एक साथ एड्रेस करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो व्हाट वी विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज कि पहले आप हमारी बात सुनेंगे, आराम से हम डिस्कस करेंगे, जो भी चीजें हम बताने आए हैं हिमांशु सर अपना पूरा एक्सपीरियंस एग्जाम क्रैक करने का आपके साथ शेयर करेंगे, उसे आप आराम से सुनो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल टेक योर डाउट। और क्या है कि हम ये ओरिएंटेशन सेशन जैसे लेते रहते हैं, हमारा एक एक्सपीरियंस है, तो हमने कोशिश की है कि आपके जो काफी सारे जो कॉमन डाउट्स हैं वो हम अपनी उसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करके चलेंगे एक्चुअली। ऑफ कोर्स, तो वो रीजन है एक्चुअली। तो उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो हम देख लेंगे, बट हाँ आप प्लीज ध्यान दें वीडियो पे। डन, चलो तो स्टार्ट करें। सुनोगे भाई? कैन वी एक्सपेक्ट पेशेंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन फॉर योर लाइव जीएस फाउंडेशन बैच यूपीएससी सीएससी 2027। ठीक है सर, सबसे पहले एक बार एजेंडा सेट कर देते हैं सबके आगे कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। एज वी कैन सी देयर आर मेनी पीपल हु आर स्टिल इन कॉलेज एज वेल। जब सर मैं कॉलेज में होता था, तब जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करूंगा या रादर आईएएस बनने का ड्रीम मैंने देखा था, तब मोस्टली वो ड्रीम किस चीज से डेडिकेटेड था कि हम टॉपर्स के वीडियो देखते थे। मेरे को याद है सर, मैं आईआईटी रुड़की 2012 में मैंने ग्रेजुएट किया है। 2008 में शुभ्रा मैम थी, है ना, जो आईआईटी रुड़की से जिनका रैंक 1 आया था। ठीक है, उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ था कि यार मैं भी आईएएस बनूंगा, है ना। एंड आई थिंक ऐसा सभी स्टूडेंट के साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा कुछ ना कुछ। हाँ, या तो हमारे आसपास कोई घर परिवार वाले जो है हमारे पेरेंट्स किसी का एग्जांपल देते रहते हैं कि आईएएस हैं, या फिर कोई टॉपर्स होते हैं डेफिनेटली, जो हम इकोसिस्टम में आ जाते हैं तो डेफिनेटली बिल्कुल वहीं से इंस्पायर होते हैं। और सर जो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होता है वो होता है कि हम बहुत सारे टॉपर स्ट्रेटेजी देखना शुरू करते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस टॉपर ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से टॉपर बना। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी लेट्स से विराट कोहली को देखते हैं तो हमें पता है कि वो इतना फिट इसलिए है कि वो इतनी फिटनेस पे फोकस करता है। एग्जैक्टली। ऐसे ही जब हम लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं उस गोल तक पहुंचने के लिए। और जो गलतियां जो बाकी लोगों ने करी, क्योंकि कई बार टॉपर्स होते हैं जैसे शक्ति दुबे मैम की, ठीक है, तो शक्ति दुबे जो है वो अभी मल्टीपल अटेम्प्ट्स में, आई थिंक उनका 4th अटेम्प्ट था, राइट सर। तो कोई भी एस्पिरेंट ये सोचता है कि यार 5th अटेम्प्ट, तो जो गलती इन्होंने करी कहते हैं वो हम ना करें। बिल्कुल, तो ये फोकस रहता है। तो सर अगेन मुझे क्या लगता है कि समवेयर ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि व्हाट डिफरेंशिएट अ टॉपर, एक टॉपर बनते कैसे हैं, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट को 2 से 3 साल के फेलियर के बाद आती है, सैडली, राइट। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग किसी को डे 1 से हो कि यार एक टॉपर में ये चीज डिफरेंट है, क्योंकि सर समटाइम क्या होता है, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कंप्लीट पिक्चर भी टॉपर प्रोजेक्ट नहीं कर पाता। आजकल अटेंशन स्पैन ही इतना कम है ना, बहुत कम बचा है। तो बच्चे ये बात समझ नहीं पाते बिगिनिंग में कि व्हाट डिफरेंशिएट अ टॉपर। अगर आपको एक सक्सेसफुल यूपीएससी एस्पिरेंट बनना है, सर की तरह अगर एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और यही हमारा आज का एजेंडा है ना, कि व्हाट डिफरेंशिएट अ टॉपर, एक टॉपर में क्या इंग्रेडिएंट अलग होते हैं, दैट वी विल डिस्कस विद यू इन टुडेस सेशन। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस सेशन। ठीक है, समझ में आया? तो एक बार स्टार्ट करते हैं सर चीजें सीधा। तो देखिए, सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल एग्जामिनेशन, एक बार कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप समझ के देखते हैं। जैसे सर इब्राहिम लिंकन का एक कोट है कि इफ यू विल गिव मी 6 आवर्स टू कट अ ट्री, आई विल स्पेंड 5 आवर्स टू शार्पन माई एक्स। सिंपल सा है। तो इसी तरीके से आप एक बार इस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझ के देखो। मैं जैसे आपसे पूछता हूं, आपने कितना समझा है अभी तक? माई क्वेश्चन टू यू इज, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम सीरियसली? ये टर्म ऐड करते हैं सर। क्या लगता है आपको, कितने लोग इस पूरे यूपीएससी सीएससी एग्जाम को सीरियस लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं? व्हाट इज योर नंबर? बच्चों से पूछते हैं, बच्चों बताओ प्लीज, क्योंकि ये हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका मतलब एक फ्रेमवर्क क्या है, हमारे सामने कंपटीशन कितना है। तो अकॉर्डिंग टू यू हाउ मेनी मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम सीरियसली? नंबर बताओ। सचिन, वी अंडरस्टैंड योर पेन, एंड जो हो गया वो हो गया, उसे पीछे छोड़ देते हैं। XYZ कोई भी ब्रांड हो, है ना, वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन एनी ब्रांड, बट प्लीज नाउ आप सारथी आईएएस आ गए हैं, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि हम एक टॉप रेटेड कंटेंट, टॉप क्लास कंटेंट और मेंटरशिप हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जो पीछे हो गया उसको भूल जाओ, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हमारा प्रॉमिस है, जितनी मेहनत आप करते हो उससे ज्यादा मेहनत कहते हैं हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सर देखो, बच्चे अलग अलग नंबर बोल रहे हैं,
इसको लॉजिकली देखते हैं कि क्या बन के आता है। देखो भाई, एवरी ईयर 12 से 13 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरा है ना, सरकारी एग्जाम है, फॉर्म काफी केसेस में फ्री भी है, सस्ता भी है, तो 12 से 13 लाख लोग भर देते हैं। एंड यू माइट बी सरप्राइज, मेनी ऑफ यू माइट बी सरप्राइज, जिन्हें नहीं पता है, इन 12-13 लाख लोगों में से एक्चुअली एग्जाम देने आपको पता है कितने % लोग जाते हैं? रफली 50%, है ना। तो 5 से 6 लाख लोग होंगे जो एक्चुअली एग्जाम देने जा रहे हैं प्रीलिम्स का। तो पहले तो आधी जनता जो फॉर्म भर रही है वो एग्जाम देने नहीं जा रही, सीरियस छोड़ो, उसने प्रिपेयर ही नहीं किया है ना। दिस इज द सिचुएशन। इन 5-6 लाख लोगों में से अगर हम बात करें कि एक्चुअली कितने लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, उस डेटा पे हम पहुंचते हैं। सर, सबसे पहले थोड़ा डिफाइन करते हैं कि सीरियस एस्पिरेंट हम किसे बोलेंगे, है ना। आपको क्या लगता है कि कोई एक एस्पिरेंट जिसका एक्चुअली एग्जाम क्रैक करने का चांस हो, कर पाए या ना कर पाए, वो काफी चीजें टाइम पे भी डिपेंडेंट होती हैं, पर सीरियस एस्पिरेंट अगर किसी को बनना है तो क्या उसके इंग्रेडिएंट होंगे? वेल, एक तो इंग्रेडिएंट यही बनता है कि यार, मतलब अगर मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो एक इंग्रेडिएंट ये बनता है कि यार मैं बचपन से लेकर आज तक क्या टॉपर आया हूँ, ठीक है ना, तो मतलब आई एम अ सीरियस एस्पिरेंट, ठीक है। दूसरी चीज हो सकती है यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, सुबह से शाम लगा हुआ हूँ, राइट, ठीक है, तो मैं सीरियस हूँ, मैं सीरियस हूँ लाइफ में, राइट। ये मतलब एट द टॉप ऑफ द माइंड तो ये आता है मुझे, राइट। आपको क्या लगता है? सर, मुझे लगता है कि एक सीरियस एस्पिरेंट इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम डिफाइन करें, इज द वन जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ए, जिसने अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट करके एटलीस्ट 1 रिवीजन उसने करी है, बी, थर्ड मुझे लगता है कि उसने टेस्ट सीरीज सॉल्व किया है, क्योंकि सर विदाउट टेस्ट सीरीज तो किसी का, या फिर बिना क्वेश्चन अगर उसने सॉल्व नहीं किया है, चाहे पीवाईक्यू हो या क्वेश्चन सॉल्विंग हो, एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते यार। पर वरुण, मुझे एक बात बताओ, इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं जिससे मैं मिलता हूँ जो मुझे बताते हैं कि सर हमारी, कहते हैं अभी क्लासेस चल ही रही हैं बट आई एम स्टिल गिविंग दिस अटेम्प्ट, एक्सपीरियंस के लिए अटेम्प्ट दे रहा हूँ सर मैं, राइट, और वो अपने दिमाग में बड़े सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, राइट, ठीक है। तो बट इन रियलिटी बच्चों, इस बात को समझो कि सारथी आईएएस में हमने जो प्लान डिजाइन किया है वो इस पर्सपेक्टिव से डिजाइन किया है कि अगर आप मेहनती हैं तो आप एक्चुअली में इन सीरियस कैंडिडेट्स की कैटेगरी में फॉल करें, जैसा कि वरुण सर बता रहे हैं। एंड सर, जो आपने पॉइंट बोला ना, उसमें मैं क्या बोलूंगा कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एक्चुअली पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वो अटेम्प्ट देने जा रहे होते हैं, वो सीरियस हो सकते हैं, वो उस साल के लिए सीरियस, उस साल के लिए सीरियस, उस साल उनका चांस नहीं एग्जाम क्रैक, वो उनका रियल फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, बिल्कुल। तो अगेन एक सीरियस एस्पिरेंट जिसने बेसिक चीजें सारी कंप्लीट की हैं, सब चीजें रिवाइज की हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, उसको मैं सीरियस एस्पिरेंट की कैटेगरी में डाल रहा हूं। आई बिलीव समवेयर वो नंबर आपका 50 से 60 हजार है एट मैक्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, डेफिनेटली। तो आपका अगर रियल कंपटीशन हम बात करें तो 50 से 60 हजार है, क्योंकि सर देखो, मुझे क्या लगता है सर, एक सीरियस एस्पिरेंट हम नहीं बना सकते किसी को, सीरियस एस्पिरेंट इंसान खुद बनता है, बिल्कुल। हम किसी का हाथ पकड़ के, कोई स्कूल तो है नहीं सर, है ना, हम किसी का हाथ पकड़ के किसी को पढ़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। भाई घोड़े को कहते हैं घास तक लेके आ सकते हैं, उसका खाएगा खुद ही, है ना। तो मोटिवेशन थोड़ा सेल्फ ड्रिवन ही होता है। अब व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कि इन 50 से 60 हजार लोगों में अगर आपको फाइनल उस लिस्ट में जहां पे कि 1000 लोगों का नाम होता है, ठीक है, वहां तक अगर आपको पहुंचना है तो व्हाट आर द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो आपको वहां तक लेके जाएंगे? एजेंडा समझ में आया? प्लीज टेल मी यस और नो कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये 50 से 60 हजार तो आपकी मेहनत ही है ना, आप रोज पढ़ोगे, आप मोटिवेटेड होगे तो मेहनत करोगे, सिंपल सी बात है, राइट। लेकिन इन 50 से 60 हजार लोगों में से जो टॉप 1000 में पहुंच रहे हैं, जिनका लिस्ट में नाम आ रहा है, उसमें ऐसा क्या अलग है, ये डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। Isn't it this is the right thing which we should be discussing in the first session? मतलब क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। बिल्कुल सर। सर, बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू दी मेन कंटेंट अगेन, पहले 2 मिथ जो कि मोस्ट कॉमनली मैं बिलीव करता था जब मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट की थी, पहले उन मिथ को बच्चों के लिए बस्ट करते हैं ना। सबसे पहले, जब भी सर कोई जर्नी स्टार्ट करता है अपनी, तो जैसा आपने अभी पीछे मेंशन किया था, ये लगता है कि अगर मैं दिन में 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो डिटरमाइन कर रहे हैं, वो एक डिफरेंशिएटर है कि मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं। कि नेचुरली देयर इज अ टेंडेंसी कि अगर मैं ज्यादा घंटे पढ़ रहा हूं तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो क्या आपको ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लगता है? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में वरुण 8 क्या मतलब 9 घंटे, मतलब और कुछ लाइफ में कुछ नहीं, कहता सब कुछ प्योरली 100% डेडिकेटेड टू यूपीएससी। बट उसके बाद भी पूरा 1-1.5 साल मेहनत करने के बाद भी विदाउट गाइडेंस
जब एग्जाम देने गया तो मतलब मेरा प्री हुआ तो आई वाज सरप्राइज कि ये कैसे हो गया, ठीक है। अगर नहीं होता ना तो मुझे एक शांति होती कि हाँ मतलब ये मुझे ज्यादा सही लग रहा है। वो एक्चुअली तुक्का ही होता है वो माइंड में, एंड कोई चांस ही नहीं था कि कहते मतलब मेंस वगैरह हो जाता किसी भी तरीके से। तो वो इसलिए कि वो चीजें बाद में क्वालिफाई हुई चीजें कि माइंड में क्या क्या चीजें, जो तुम कह रहे थे ना कि वो 2 साल लगते हैं, राइट। तो वो चीज वहां पे हुई। तो नंबर ऑफ आवर्स डेफिनेटली जो है एक क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि सिलेबस का एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में फर्दर जो एफिशिएंसी आती है वो पीवाईक्यूज के बेसिस पे आती है। तो दिशा जो है जब तक नहीं निर्धारित होगी तब तक हम मेहनत तो कर रहे हैं, पर हम भाग तो रहे हैं, पर हम गोल की तरफ भाग रहे हैं या फिर इधर चले गए या इधर चले गए। राइट, तो राइट, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सर। सर और एक आर्ग्यूमेंट मेरे माइंड में और आता है कि अगर सर ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता तो समबडी जो कि पहला अटेम्प्ट देने जा रहा है, चाहे वो दिन में 10 घंटे पढ़ ले, 12 घंटे पढ़ ले, और वही हम एक ऐसा एस्पिरेंट जो अपना 4th 5th या 6th अटेम्प्ट देने जा रहा है, चाहे वो डेली बेसिस पे पहले अटेम्प्ट से 4 से 5 घंटे पढ़ता हुआ आया हो, कलेक्टिवली जो 4th 5th 6th अटेम्प्ट वाला है इंडिविजुअल है, उसके नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा होंगे ऑब्वियसली। तो ऐसा होना चाहिए यूपीएससी में कि 5th और 6th अटेम्प्ट में हाईएस्ट रेशियो है सिलेक्शन की, बट आप यूपीएससी का डेटा आउट देखो, 6th अटेम्प्ट में लोएस्ट रेशियो सिलेक्शन की, है ना। बेस्ट जो डेटा है वो है सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट का, उसमें थोड़ा टाई रहता है। Right, यूपीएससी का डेटा अगर आप देखो। राइट सर, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ आवर्स इज नॉट अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। आप ये बात प्लीज याद रखना, वी आर नॉट सेइंग कि नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते। नंबर ऑफ आवर्स एक बेसिक नंबर ऑफ आवर्स आपको अपनी पढ़ाई में डालने पड़ेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, चीजें रिवाइज करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, बट इट विल नेवर बी अ डिफरेंशिएटर, है ना। मीनिंग क्या है इस बात का सर, क्यों चीज ये इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, क्योंकि मेरे साथ हुई है सर, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। हम ना ज्यादा घंटे पढ़ के ना अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर लेते हैं, खुश होते हैं, भाई मैं तो 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। वहां तक आके आप ईगो को खुश नहीं कर सकते अपने। आप पढ़ रहे हो, बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी पढ़ाई की, लेकिन डिफरेंशिएटर कुछ और है, दैट वी विल डिस्कस अहेड इन दिस सेशन। ठीक है, इतना कंपटीशन है इंडिया में, इतनी पॉपुलेशन है, और हम ये क्यों सोच के चलें कि अच्छी इंटेंट के साथ हार्ड वर्क पुट इन करने के लिए लोग रेडी नहीं है? डेफिनेटली है, बट वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम कंपटीशन। राइट। अब बात करते हैं सेकेंड मिथ की, जो कॉमन मैंने देखा है, लोग सोचते हैं ऐसा, कंप्लीटिंग दी सिलेबस। सर ये अपने बच्चों से ही पूछते हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, स्पेशली आई बिलीव कि जितने भी लोग कॉलेज में हैं उनके लिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है ना। गाइस कितने लोगों को अभी ये फील आता है कि नाउ वी हैव जॉइंड सारथी आईएएस, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, अ क्रेडिबल प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, और अब हमारा 1 साल के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वंस आवर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड, वी विल बी हैविंग नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, हमारे पास सारे मटेरियल इकट्ठा भी हो जाएगा, मटेरियल इकट्ठा करने की आदत होती है, एंड देन हम एग्जाम क्रैक कर लेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके माइंड में चल रही होगी कि बस एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। लग रहा है आपको इस टाइम चल रहा है दिमाग में? सर चाहे 10 साल बीत जाए या 20 साल बीत जाए, एक स्टूडेंट की जर्नी तो सेम रहती है। भाई मैंने सारी क्लासेस लगा ली, और एक्सपेक्टेशन भी कहने का सही है कि भाई मैंने साथी ज्वाइन किया, मैंने सारी क्लासेस लगा ली है, तो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, सिलेबस भी पूरा हो गया टाइमली। बिल्कुल, और काफी सारे बच्चे इस बात पे एग्री कर रहे हैं सर। अब सर आप ही बता दो क्या, कहां तक ये बात वैलिड है? भाई अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसमें साथी ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? आप अपना ऑप्शनल चूज कर लो, ठीक है, चूज दैट ऑप्शनल विच इज योर सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन। इनफैक्ट यू हैव ब्रीच्ड दी सिलेबस बेंचमार्क ऑफ यूपीएससी, ठीक है ना। तो खाली सिलेबस कंप्लीट करने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता, तो सिलेबस तो हर कोई फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर रहा है, कितनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां ज्वाइन कर रहा है, बच्चे सेल्फ स्टडी से भी सिलेबस पूरा कर रहे हैं। वो डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया तो नहीं है ना। वो सिलेबस टेबल पे पूरा हो गया, पर यहाँ पे कितना पूरा हुआ, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्जॉर्ब कितना हुआ, राइट। तो अल्टीमेटली देखिए, खाली सिलेबस कंप्लीट करने से भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, रादर वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, उसका सही लैंग्वेज यूज करते हैं कि एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वो नहीं है। अगर ऐसा होता तो अगेन एज आई सेड अर्लियर, जो 4th और 5th अटेम्प्ट में बैठे हैं उन सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग, इन दो चीजों को लेके खुश मत हो, ठीक है। अगेन आपको काफी बार हम इस टाइप की बातें करते दिखेंगे कि ओल्ड स्कूल टीचर हैं हम, है ना। देखिए वी आर द टीचर्स जो आपको डांटेंगे भी और आपको रियलिटी भी दिखाएंगे, है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इन चीजों पे खुश मत होना, क्योंकि आप जहां पे खुश हो जाते हो वहां पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अरे यार हाँ, अभी एक YouTube पे कमेंट आया हुआ था, कह रहा कि कमेंट ये था कि ये जो जितने भी टीचर्स हैं ये तो सब थोड़े से यंग से लग रहे हैं,
तो हम ये लोग कैसे हमारी नैया पार करा पाएंगे। हाँ। तो आजकल शायद से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बाल सफेद होने चाहिए। ओल्ड स्कूल नहीं, हम न्यू स्कूल। ठीक है, डन। तो भाई ये दो मिथ हैं जो हम आपके लिए खत्म कर रहे हैं, बर्स्ट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ आवर्स इज नॉट अ डिफरेंशिएटर और खाली सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होने वाला। यू विल बी एडेड टू दी रेस ऑफ द स्टूडेंट जो एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या डिफरेंशिएटर है? देयर आर 3 थिंग्स व्हिच वी बिलीव आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर, जो कि हिमांशु सर में थी, इसलिए सर एग्जाम क्रैक कर पाए। देयर आर 3 थिंग्स। फर्स्ट, कंसोलिडेशन। सेकंड, राइट स्ट्रैटेजी। एंड थर्ड, वंस शेयर ऑफ लक। ठीक है, तो ये 3 चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि कंसोलिडेशन, राइट स्ट्रैटेजी एंड वन शेयर ऑफ लक, ये 3 डिफरेंशिएटर मोस्ट कॉमनली हमने देखे हैं एक सिलेक्टेड इंडिविजुअल में होते हैं। इन 50 से 60 हजार सीरियस स्टूडेंट जो हम आपको बोल रहे थे, इनमें से अगर आपको टॉप 1000 में पहुंचना है ना, जो कि यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है जिसमें 1000 नेम होते हैं, तो ये 3 चीजें मैटर करेंगी कि आपका कंटेंट कंसोलिडेट हुआ है या नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है पढ़ने की, याद करने की, नोट्स बनाने की, आंसर राइटिंग की, एंड वन शेयर ऑफ लक। ये हम लास्ट में एक इंटरेस्टिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं। शेल वी मूव अहेड? प्लीज टेल मी यस और नो। चलो डन, आगे सुनो। अब सर सबसे पहले हम बात करते हैं कंसोलिडेशन की, है ना। मैं आप ही से सर पूछूंगा, नीड क्या है कंसोलिडेशन की, क्यों हम उसे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर बोल रहे हैं? वरुण, जो बात हम पहले कर रहे थे कि यहाँ पे सिलेबस कितना जो है एंटर किया, एब्जॉर्प्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस एब्जॉर्प्शन के लिए कि जो भी हम नॉलेज पढ़ रहे हैं वो नॉलेज हमारे मस्तिष्क में है, प्लस वी आर एबल टू इंटरकनेक्ट, राइट, ताकि हम यूपीएससी की जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको मीट कर पाए। टाइम कंस्ट्रेंट है, वो रिकॉल कितना फास्ट है, ठीक है, तो वो सब चीजें तब आती है जब हमारे पास कंसोलिडेशन होता है। बट उस कंसोलिडेशन का मीनिंग क्या होता है वो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि तुम बच्चों को बताओ कि व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कंसोलिडेशन। राइट सर, मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए ना अगेन अपनी जर्नी से एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक आपने और मैंने सेम टाइम पे आईआईटी जेईई एग्जाम क्रैक किया है। ठीक है, जब मैंने यूपीएससी अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो जो माइंडसेट मेरा आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में था, सर आप एक बड़ा एग्जाम पहले क्रैक कर लेते हो तो आपको लगता है कि सेम मॉडल में अप्लाई करता हूँ, अगले बड़े एग्जाम पे वो भी क्रैक होगा। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब हम आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करते थे तो सर कैसे करते थे, टेक्निकल सब्जेक्ट थे, हमने कॉन्सेप्ट समझा, हमने फॉर्मूला रटे, बस फॉर्मूला रटने होते थे और न्यूमेरिकल में उसका एप्लीकेशन कर करके प्रैक्टिस कर लिया, दैट्स इट, है ना। लेकिन सर यहाँ पे क्या है, जब मैं यूपीएससी में आया तो मैंने ये जब सेम प्रिंसिपल अप्लाई किया जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टार्टिंग में करते हैं कि सब कुछ पढ़ते जाते हैं, है ना, पढ़ते जाते हैं और ये सोचते हैं हमें तो सब कुछ समझ में आ गया, अब जब एक दो क्वेश्चन अप्लाई करेंगे बस हो जाएगा काम, और उसके बाद छोड़ देंगे, रिवाइज नहीं करेंगे। तो आई रियलाइज कि दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। यहीं से मैं बताऊंगा कि ये डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सिलेबस हमंगियस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, उसके साथ साथ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पे बेस्ड है। जब जनरल स्टडीज ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो एक बार आपको समझ में आ गया, दैट इज वन थिंग, बट आपके माइंड में चीजें कितनी कंसोलिडेटेड हैं कि आप लिमिटेड टाइम में वो इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस कर पाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इन द रियल यूपीएससी एग्जामिनेशन, अगर हम बात करें मेंस एग्जाम की, विच इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस होल एग्जाम, मेंस एग्जामिनेशन में आपको बैक टू बैक पेपर्स देने हैं ऑन डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट और जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस करना है ना। एक अगर मेंस के पेपर की बात करें उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं और आपको एक 10 मार्कर के लिए 7 मिनट मिलता है, एक 15 मार्कर के लिए 11 मिनट मिलता है। आपको 20 क्वेश्चंस के आंसर रिप्रोड्यूस करने हैं विद इन 180 मिनट्स। एक पेपर सुबह होगा और एक पेपर शाम को होगा। ये आप तभी कर पाओगे जब कंटेंट इस लेवल पे सॉलिडिफाइड है माइंड में कि आपको कोई सो के भी उठाए ना अगर, तो सीधा फंडामेंटल राइट सुना दो। समझ में आया नीड और मीनिंग? तो सिंपल, एक बार पढ़ने से, एक बार कॉन्सेप्ट को समझने से एग्जाम नहीं क्रैक होगा। आपको इंफॉर्मेशन जिस फॉर्मेट में यूपीएससी क्वेश्चन पूछने वाला है उस फॉर्मेट में जब तक इंफॉर्मेशन सेटल नहीं होता माइंड में, तब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। साइकोलॉजी मेरा ऑप्शनल था बच्चों, तो उसमें बताता हूँ, एक चीज पढ़ी थी मैंने कि जो आपका एनकोडिंग का पाथ होता है वो अलग होता है और जो रिट्रीवल का पाथ होता है वो अलग होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों पाथ क्लियर होने चाहिए। वो कैसे क्लियर होंगे अभी आगे हम उसको डिस्कस करेंगे, बट ये चीज कहते हैं रिवीजन उसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उससे कम से कम एक एनकोडिंग का पाथ डेफिनेटली क्लियर होता है। राइट,
एंड टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग, इसमें जो एक और इलस्ट्रेशन हम सर बच्चों को दे सकते हैं कि देखो भाई, अल्टीमेटली इस पूरे एग्जामिनेशन में अगर मैं आपसे पूछूं राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी, आप सभी लोग अपनी जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ओवरऑल पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, जीएस हो, ऑप्शनल हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, फॉर ईच एंड एवरीथिंग आपको समवेयर 15 से 20,000 पेज का कंटेंट पढ़ना पड़ता है, जो नॉर्मल मैंने सर देखा है। अब 15 से 20,000 पेजेस का कंटेंट जो पढ़ रहा है, सब कुछ तो सर याद नहीं रखा जा सकता, बिल्कुल है ना। कोई भी ह्यूमन कंप्यूटर नहीं है ना, सुपर कंप्यूटर नहीं है जो इतना कंटेंट याद रख पाए। और जो रियल मेंस एग्जामिनेशन है, रफली वहां पे 200 पेजेस का कंटेंट हम लिख के आते हैं, ठीक है। अब अगर हमें इतने सारे पेजेस पढ़ के खाली 200 पेजेस का कंटेंट वहां पे रिप्रोड्यूस करना है, कुछ फिल्टर आउट करके जो मेन इंफॉर्मेशन है, वो हम तभी कर पाएंगे जब इंफॉर्मेशन बिल्कुल टिप्स पे है, जैसे एआई की होती है। राइट। एआई भी तो समराइज करके हमको बता देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सेम। अच्छा, बाय द वे वरुण, तुमने इसके अंदर न्यूज़पेपर का कंटेंट जोड़ के चला है? क्योंकि मैंने एक बार नंबर ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट करे थे, तो पर न्यूज़पेपर क्या कहते हैं, मतलब एक नॉवल जितने, मतलब एक एवरेज नहीं, मैं से 20,000 में सर खाली स्टैटिक का कंटेंट जोड़ा, खाली स्टैटिक का, इसके ऊपर मतलब वो नॉवल, मतलब एक वो करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं, बिल्कुल ठीक है। तो भाई कंसोलिडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक मीनिंग में एक और इलस्ट्रेशन हम फ्री कर देते हैं। देखो, काफी सारे लोग कॉलेज में हैं और कुछ लोग अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेशन एंड मेमोराइजेशन। हम सर जब इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपने भी इंजीनियरिंग किया है, मैंने भी किया है, काफी लोग, काफी इंजीनियर्स होंगे यहाँ पे, आई एम श्योर। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब हम एग्जाम आते हैं, 99% ऑफ द पीपल आई वुड से कि इसी तरीके से एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम आया, अगर मान लो 4 दिन बाद एग्जाम है, हमने, आप भी बैक बेंचर रहे हो, ठीक है, हमने किसी फ्रंट बेंचर के नोट्स उठाए, उसको रटा 4 दिन के अंदर, और जाके एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर दिया, है ना। उलटना बोलते थे हम उसे अपनी लैंग्वेज में, है ना। एंड आफ्टर दैट नंबर भी डिसेंट आ जाते थे, 8 to 9 सीजी पे कुछ ना कुछ बन ही जाता था। एंड देन आफ्टर दैट अगर कोई हमसे हफ्ते भर बाद, जस्ट आफ्टर अ वीक, इफ समबडी आस्क, एटलीस्ट इन केस ऑफ मी, आई कैन वेरीफाई दिस थिंग, यार क्या पढ़ा था, क्या याद था, कुछ याद नहीं रहेगा, है ना। प्लीज टेल मी दिस थिंग, कितने लोग अभी ग्रेजुएशन के एग्जाम इसी तरीके से देके आ रहे हैं? कितने लोग नाइट आउट मार रहे हैं अपने एग्जाम से जस्ट पहले, फोटोकॉपी लेके टॉपर्स के नोट्स की? सो यस सर, काफी लोगों ने उस चीज के साथ रिलेट किया कि यार वहां पे हम इंजीनियरिंग कॉलेज में या अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे कंटेंट को रटते थे, जस्ट मेमोराइज करते थे, एंड विद इन 2-3 डेज हम भूल जाते थे। एग्जैक्टली। बट यहाँ पे आपको कंटेंट को उस लेवल पे कंसोलिडेट, इंटरनलाइज, मेमोराइज करना है कि आप 1 महीने बाद भी रिकॉल कर पाओ। दैट इज द आइडिया, ठीक है। समझ में आया? आगे चलते हैं। इसके बारे में एक चीज, मतलब मैं अच्छा बोलना चाहूंगा, बताओ ना। तो ये चीज करने के लिए मतलब 2-3 स्टेप्स हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेप बेसिकली ये है कि रीऑर्गेनाइजेशन। तो साइकोलॉजी ऑप्शनल में एक रीऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन या इफेक्ट होता था। तो उसमें बेसिकली अगर हमारे पास कोई कंटेंट है, तो अगर उसके हम खुद से जो है उसको रीऑर्गेनाइज करें, खुद के अगर हम नोट्स बनाएं, तो वो एक स्टेप नंबर 1 बनता है विद रिस्पेक्ट टू, क्या कहते हैं, गेटिंग द कंटेंट बेटर इन योर हेड। राइट। जरूरी नहीं कि A4 पे बनाओ, बट कहीं ना कहीं अगर साइड मार्जिन पे भी आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, तो इसका एक मिनी जिस्ट अगर हमने बना लिया, तो बच्चों में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से आप ये हैबिट बनाने की कोशिश करें कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज, थोड़ा सा उसको अपने शब्दों में कहने की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कहने की आप मतलब कोशिश करें। तो मतलब एक छोटी सी चीज मुझे ऐड, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करनी है अल्टीमेटली अपने माइंड में, राइट। तो एज सर एज सेड कि किस तरीके से आप कंसोलिडेट करेंगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट, कि हाउ यू विल कंसोलिडेट द इंफॉर्मेशन। देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दिस इज समथिंग विच यू विल अंडरस्टैंड बाय डूइंग इट, है ना। हम आपके लिए व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली राइट नाउ इज वी आर क्रिएटिंग अ मेंटल फ्रेमवर्क सो दैट यू कैन एक्चुअली फोकस अपॉन इट, है ना। तो यू कैन अंडरस्टैंड इट थ्योरेटिकली नाउ, बट प्रैक्टिकली आपको करके ही समझ में आएगा। तो थ्योरेटिकली समझते हैं अभी। सो थ्योरेटिकली व्हाट यू विल हैव टू डू इज, as I had said in the earlier part of the session, कि somewhere 15,000 से 20,000 pages का content we will study and we will read in this whole UPSC CSC journey, है ना। अब as we said कि यार ये content, सारा content तो आप consolidate नहीं कर सकते, it is humanly impossible कि you can memorize या internalize, consolidate each and every thing जो भी आप line to line पढ़ रहे हैं। अगेन सर, एक गलती जो मैंने की थी मैं दिखाता हूं, देखते बच्चे कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या, है ना। How many of you has read the NCERT? कोई भी NCERT, any NCERT?
प्लीज टेल मी क्विकली, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, 10 सेकंड का लैग आता है। एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी बच्चों में, है ना। एंड विद इन द सारे एनसीईआरटी जब मैंने एनसीईआरटी पहली बार पढ़ी थी, तो व्हाट इंप्रेशन आई वाज हैविंग कि इसको लाइन टू लाइन रटूंगा, है ना। इवन लोग बच्चे गलती करते भी है शुरुआत में, व्हेन दे ट्राई टू क्रिएट द नोट्स, हर लाइन को अंडरलाइन कर देंगे। वी बिकम एक्चुअली ह्यूमन फोटोकॉपी मशीन। यस, क्योंकि एक हमारे मन में ना फियर भी होता है वरुण, जैसे खास करके अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारे मन में होता है कि यार ये तो लॉ है, लॉ में तो अगर मे गेट्स रिप्लेस्ड बाय द वर्ड शैल तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, एक कॉमा इधर उधर से मीनिंग चेंज होता है। कोई भी चीज जब हम सीरियस टॉपिक पढ़ने लगते हैं तो हमारे मन में, खासकर कि जब हम एक विदाउट गाइडेंस वाले एस्पिरेंट हैं, एक मन में डर होता है, तो हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि जैसा कंटेंट है वैसा का वैसा अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर उसको आप हम डाल दें। तो वो लाइन टू लाइन अगर रटने की अगर हम कोशिश करेंगे सर, सो हाउ इट इज पॉसिबल कि 15,000 से 20,000 पेजेस का कंटेंट हम कंसोलिडेट कर लें? दैट इज नॉट पॉसिबल, वो करना ही नहीं होता। कोशिश भी मत करना कि लाइन टू लाइन आपको चीजें रटनी है, पहले तो वो आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं, एग्जाम में याद नहीं आएगा आपको, आएगा ही नहीं, है ना। अब करना कैसे होता है, देखो, आउट ऑफ दिस 15,000 to 20,000 पेजेस यू नीड टू फिल्टर आउट द कंटेंट जो कि आपको अल्टीमेटली कंसोलिडेट करना होगा। यही ऑप्शन बचता है। मैंने आपको बोला 200 पेजेस हमें वहां पे लिखने होते हैं, है ना, तो समवेयर आपको 1000 पेज का कंटेंट में भी फिल्टर आउट करना होगा, राइट। ये फिल्ट्रेशन आप करोगे और इस फिल्टर्ड कंटेंट को यू विल रिवाइज अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। जब आप इसे अगेन एंड अगेन रिवाइज करोगे तो वो परमानेंटली आपकी मेमोरी में सेटल हो जाएगा और कंसोलिडेट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका ये आएगा, सर फिल्टर आउट कैसे करें? हाउ वी विल डिसाइड कि आउट ऑफ दीज पेजेस, आउट ऑफ दीज कंटेंट, कौन से टॉपिक, कौन सी लाइन, कौन सा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसका द बेस्ट वे इज पीवाईक्यू। इसीलिए हर सिलेक्टेड इंडिविजुअल आपको ये बोलेगा कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस आर बाइबल, है ना। आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, हम क्लासेस में भी ये चीज एग्जीक्यूट करेंगे कि उसके पीवाईक्यू कवरेज हम आपको कराएं। पीवाईक्यू देख के, पास्ट ईयर क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा जो आपने पढ़ा है इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है, उसको आप फिल्टर आउट करोगे, अपने नोट्स में डालोगे एंड यू विल रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, उससे कंसोलिडेशन होगा। दूसरी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है पीवाईक्यू में, फंक्शनल फिल्ट्रेशन। फंक्शनल फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज द माइंड ऑफ द यूपीएससी, यूपीएससी किस एंगल पे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये टॉपिक है, बट इस टॉपिक के अंदर किस एंगल से कहते हैं हमको चीजें फिल्टर आउट करनी है। तो एक होती है स्ट्रक्चरल फिल्ट्रेशन जो सर ने आपको बताई कि उसके अंदर कीवर्ड्स हैं, अच्छा ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट विद इन दैट टॉपिक हम फंक्शनल फिल्ट्रेशन करें। काफी, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं वरुण। तो क्या हुआ कि फर्स्ट प्रीलिम्स जैसे मैंने दिया बच्चों, तो ठीक है, घर आके मतलब चेक किया कि कुछ क्वेश्चंस में आंसर क्यों नहीं कर पाया था। तो मैंने देखा कि यार देखता हूं, लेट मी ओपन माय बुक जहां से मैंने टॉपिक पढ़ा था कि मैं क्यों इसको आंसर नहीं कर पाया। एंड इट इज अ ट्रू स्टोरी। मैंने देखा कि जो कंटेंट मैंने हाईलाइट किया था उससे क्वेश्चन नहीं था, और हाईलाइटेड पोर्शन के नीचे जो अनहाइलाइटेड पार्ट था, क्वेश्चन एग्जैक्टली वहां से आया हुआ। ओके, रीजन मुझे क्या समझ में आया कि एक हमारा माइंडसेट होता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन का। वो क्या माइंडसेट होता है कि जहां पे कुछ हमको टाइटल मिल रहा है, जहां पे कुछ हमको ईयर दिखाई दे रहा है, जहां पे कोई हमें इवेंट का नाम दिखाई दे रहा है, उसको हम हाईलाइट करते हैं, नाउन बेसिकली। एंड जो फंक्शनल पार्ट होता है जिसमें B2 लेवल इंग्लिश है, जिसे सिंपल मतलब सिंपल भाषा में बताया हुआ है, जहां पे वाई का कंपोनेंट है, कुछ एनालिटिकल पार्ट है, उसको हम कहते हैं हाँ ठीक है ये तो आ गया समझ में। अब क्या होता है, जब हम रिवाइज करने जाते हैं तो सिर्फ हम हाईलाइटेड पोर्शन को रिवाइज करते हैं, अनहाइलाइटेड हमने हाईलाइट किया ही इसलिए था ताकि हम सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट ही पढ़ें, एंड वो हमारी मेमोरी के आउट हो जाता है, तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट आउट हो जाता है एंड वी ट्राई टू रिवाइज ओनली फैक्ट। तो हमारा जो फिल्ट्रेशन मॉडल है वो ठीक होना चाहिए, थोड़ा एक्यूरेट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन मॉडल आपका एक्यूरेट कैसे होगा, ये चीज हम आपको सिखाएंगे क्लासेस में कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रोसेस में ही समझ आएगा। डोंट थिंक कि अभी आप इस लेवल पे एक्सपर्ट बन जाएंगे कि आप कुछ पढ़ोगे और एक बार में ऐसे टॉप लेवल पे फिल्ट्रेशन कर लोगे। इट्स नॉट दैट सिंपल, बट इट इज समथिंग जो आपको मेंटली पता होना चाहिए कि आपको ये करना है, ताकि जब आप पढ़ाई स्टार्ट करो, व्हेन यू विल स्टार्ट स्टडिंग, देन यू विल कीप दिस थिंग माइंड कि ये मेरा एंड गोल है, मेरे को कंटेंट फिल्ट्रेशन करना है एंड देन आई नीड टू रिवाइज इट so that I can consolidate it. That is the idea. श्री अरविंदो घोष की एक बात हमेशा याद रखना कि लर्निंग एंड एजुकेशन शुड नॉट बी स्मैटरिंग ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। उसके अंदर वाई, इम्पैक्ट, वो जो सोचने का एनालिटिकल माइंडसेट है वो हमेशा आपको रखना है। बिल्कुल।
तो सर एक और एग्जांपल हमने कंसोलिडेशन से रिलेटेड यहाँ पे अपने पीपीटी में डाला था। देखिए, द बेस्ट वे टू कंसोलिडेट इज बाय राइटिंग द कंटेंट, है ना। लाइक सर, सबको मैं स्कूल याद दिलाता हूँ सभी का। जब हम लोग स्कूल में होते थे, जब आप सब लोग भी स्कूल में रहे होंगे, तब ऐसा होता होगा कि जो डिफिकल्ट कोई एस्से होता था सर, जब पहली बार किसी चीज पे एस्से लिखते थे या कोई टॉपिक हमें डिफिकल्ट लगता था, तो हमारे पेरेंट्स या टीचर क्या करते थे कि हमें बोलते थे वो लिख के याद कर लो। एग्जैक्टली। यू कैन लर्न बाय राइटिंग द कंटेंट, है ना। कैन यू रिकॉल दिस थिंग? क्या आप सबके साथ ऐसा हुआ था? कुछ याद कर पा रहे हो ऐसा एक्सपीरियंस? तो अल्टीमेटली बेसिक ह्यूमन एक्सपीरियंस है, वॉट एवर इज गोइंग अंडर योर हैंड, आपने अगर कुछ लिख के देख लिया तो दैट गोज इनटू योर परमानेंट मेमोरी, है ना। क्योंकि व्हाइल यू आर राइटिंग एनीथिंग, आपका जो फोकस है वो पीक पे होता है, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है वरुण। इतना तो हर बच्चा है जिसने यूपीएससी कभी किया भी नहीं, कुछ सोचा भी नहीं उसके बारे में, जानता होगा कि राइटिंग अ डायरी, ठीक है, राइटिंग योर जर्नल, तो वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हमने जो दिन में गलतियां करी, हमारी जो दिन की सीख थी, वो हमारे माइंड के अंदर ज्यादा बेटर रजिस्टर होती हैं जब हम एक डायरी लिखते हैं। तो बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं दैट यू शुड राइट अ डायरी, यू शुड असेस कि आज मैंने क्या गलतियां करी, क्या अच्छा था। राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड यहाँ पे अगर हम राइटिंग की बात करें तो राइटिंग इज यूजफुल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंस एज वेल। आंसर राइटिंग के बिना आपका मेंस क्रैक हो ही नहीं सकता। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड हियर इज कि यार, आप मेंस की स्टेज पे भी यू विल कंसोलिडेट द कंटेंट थ्रू आंसर राइटिंग, नॉट अदर वे राउंड, है ना। काफी लोगों को ये मिथ होता है कि फर्स्ट वी विल कंसोलिडेट ईच एंड एवरीथिंग, देन वी विल डू द आंसर राइटिंग। बिगेस्ट मिस्टेक प्रॉब्लम मेंस एग्जामिनेशन में, लेट उससे डिले हो जाती है, डिले हो जाती है उससे आंसर राइटिंग, है ना। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, एक बेसिक लेवल ऑफ मेंस का कंटेंट बिल्ड करके थोड़ी आंसर राइटिंग सीख के यू हैव टू स्टार्ट द आंसर राइटिंग, एंड थ्रू आंसर राइटिंग यू विल डू द कंसोलिडेट। समझ में आई ये बात कि आंसर राइटिंग कंसोलिडेट करने के बाद का फिनोमिना नहीं है, रादर आंसर राइटिंग इज द पार्ट ऑफ द कंसोलिडेशन, राइट। ठीक है, अब अगला सवाल जो सर सबका यहाँ पे आएगा, then when we should start the answer writing? मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को। अच्छा वरुण, तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से सबसे पहले इस टाइप की कंसोलिडेशन, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में किसने करी? सबसे पहले मतलब सबसे पहले अभी तुमने कहा कि भाई क्वेश्चन एंड आंसर से है जो है करके क्या है, प्लेटो डायलेक्टिकल याद आ रहा है सर मुझे, प्लेटो और सोक्रेटिस का। बच्चों से पूछते हैं, बच्चों बताओ क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में सबसे पहले सबसे बढ़िया कंसोलिडेशन किसने करी थी? सबसे पहले एक और एग्जांपल, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में कंसोलिडेशन। इंडियन एग्जांपल देना सर, आप कोई भी एग्जांपल, हमने सबसे पहले की बात करी है, इंडियन सिविलाइजेशन एंशिएंट की है, महाभारत। एग्जैक्टली, सारथी, राइट। जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ था वो भी क्वेश्चन एंड आंसर ही था ना। बिल्कुल, है ना। तो एवरीथिंग गेट्स कंसोलिडेटेड एंड सस्टेन्ड इफ यू आर राइटिंग इट, दैट इज द आइडिया। ठीक है, तो अब देखो आंसर राइटिंग आपको कब से स्टार्ट करना है, इसके लिए सबसे पहले वी वांट टू गिव यू सम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, देन वी विल एक्सप्लेन यू, है ना। वी आर गिविंग यू वन क्वेश्चन और सभी को हम 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, आपको इसको आंसर करना है इन ब्रीफ इन योर चैट बॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। We are giving you 30 seconds. Please answer it in your chat box. Lack of resources, dearth of resources, गरीबी, दर्द, पीड़ा। ये दर्द खत्म क्यों नहीं होता है वे? ठीक है, lack of basic immunity, right? Please note one thing, guys. Please note one thing कि poverty is a topic in your UPSC syllabus which is present in GS1, which is there in GS2, है ना। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है, सोशल इश्यूज में भी आता है, GS1 में सोशल इश्यूज में आता है, सोसाइटी के टॉपिक में आता है, GS3 में डायरेक्ट इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद GS4 में भी अगर हम बात करें तो पॉवर्टी एज पर गांधी जी इज ऑल्सो एन एथिकल इशू, राइट। GS1 में हिस्ट्री में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि ब्रिटिश के समय पे लगातार इतने फेमिन्स क्यों होते थे। बिल्कुल, राइट। तो यार अब मुझे एक बात बताओ, आप में से किसी ने अभी तक यूपीएससी की प्रिपरेशन की तो नहीं है, है ना, अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 पीपल जो बोल रहे थे कि हम कहीं और से फाउंडेशन कोर्स करके आए हैं पर वहां कुछ सीखा नहीं, है ना। बट 90% ऑफ इंडिविजुअल हैव नॉट येट डन एनी यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, स्टिल यू आर एबल टू आंसर इट। कैसे कर रहे हो भाई आंसर आप, है ना।
ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना, आराम से धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, जो जनरल स्टडीज का सिलेबस है, वो एक्चुअली बहुत जेनरिक है, बहुत जनरल है। तो अब जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने आ रहे हो ग्रेजुएशन के बाद, तो सबको हर टॉपिक का कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया है। इट मींस यू आर नॉट एट जीरो। आप जीरो पे तो नहीं है, कोई जीरो पे नहीं है, कोई हो सकता है 1 पे हो, कोई 2 पे हो, कोई 3 पे हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी बेसिक एजुकेशन कैसी रही है, क्या सब्जेक्ट आपने बेसिक एजुकेशन में पढ़े हैं। ऑल आई मीन इज कि एवरीबडी हैज सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक ऑफ पॉवर्टी। अब अगर हम बात करें आंसर राइटिंग की, सर मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट, नाम लेना बेकार ही होगा, वो आंसर राइटिंग बोलते हैं कि हम डे 1 से कराएंगे। अब अगर कोई डे 1 से पहले दिन अगर कोई आंसर राइटिंग करने आ रहा है, तो अगर वो इस पॉवर्टी की जो बेसिक डेफिनेशन जो बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर हर कोई वो सेम डेफिनेशन आज वो लिख पा रहा है, तो डिफरेंशिएटर कहां बना? नहीं बना, कोई डिफरेंस ही नहीं है। सभी लोग अगर सेम कंटेंट लिख रहे हैं तो डिफरेंस कहां से है? फिर तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, सबका तो नहीं होगा। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट है, सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो यहां पे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेसिक कंटेंट एंड यूपीएससी लेवल कंटेंट। आप जो अभी लिख रहे हैं वो बेसिक कंटेंट है, उससे सिलेक्शन नहीं होगा, उससे हम डिफरेंशिएटर नहीं क्रिएट कर पाएंगे अपने कंटेंट में कि हम टॉपर बन पाए। जब तक आपके पास यूपीएससी लेवल कंटेंट नहीं आता है कि जहां पे आप पॉवर्टी के मल्टीपल मीनिंग समझ पाओ, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक पॉवर्टी क्या होती है, सोशल पॉवर्टी क्या होती है, पॉलिटिकल पॉवर्टी क्या होती है ना, उसका एनालिसिस ना कर पाओ, तब तक आंसर राइटिंग स्टार्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है ना। आंसर राइटिंग के लिए कुछ बेसिक एसेंशियल है, तो हमें डे 1 से आंसर राइटिंग की नीड नहीं है। कुछ बेसिक एसेंशियल क्या है? एक तो बेसिक सब्जेक्ट की नॉलेज हो, जैसा कि आपने इस फाउंडेशन बैच में देखा, सबसे पहले हम पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी करेंगे। जब तक आप हिस्ट्री नहीं समझोगे तब तक आप पॉवर्टी का बेस ही नहीं समझ सकते। एग्जैक्टली क्योंकि काफी सारी चीजें तो हिस्टोरिकल है ना। जस्ट इन केस अगर आप किसी ऐसे कंट्री में पैदा हुए हो जिसकी जीडीपी कहते हैं बहुत लो है, या फिर जो उस समय पे लेट्स से कॉलोनियलिज्म के थ्रू गुजर रही है, राइट, तो उसमें जो है आपका जो इनहेरिटेड पॉवर्टी है और जो कि कलेक्टिव इनहेरिटेड पॉवर्टी है वो एक फैक्टर बन जाता है। बिल्कुल। सिमिलरली क्या कहते हैं, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, लेट्स से कोई कंट्री ऐसी जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वो एक रीजन बन जाता है पॉवर्टी का कि आपकी स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी। तो राइट सर, तो बेसिक नॉलेज इन सब्जेक्ट की होनी चाहिए और एक बेसिक स्किल होना चाहिए इन सब्जेक्ट को इंटरलिंक करने का। एग्जैक्टली है ना, तभी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। तो हम जब आपका बेसिक कंटेंट कंप्लीट कर देंगे, आप जाके एक बार शेड्यूल भी चेक कर सकते हो, वो अपलोडेड है आपके पोर्टल पे, उसके बाद हम आंसर राइटिंग पे आएंगे। ठीक है, डन। तो सबसे पहले हम कहते हैं 4 कोर सब्जेक्ट्स कहते हैं हम करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ताकि ये आपका मल्टी डायमेंशनल जो पर्सपेक्टिव है चीजों को समझने का, वो जो है एक तरीके से आपका अच्छा हो जाए। डन, ठीक है, समझ में आया ये कि कैसे कंसोलिडेशन और आंसर राइटिंग इंटरलिंक्ड है एंड फ्रॉम व्हेन वी विल स्टार्ट द आंसर राइटिंग। तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, अगेन सर कुछ लोगों ने बीच में ज्वाइन किया होगा, तो देयर वर 3 थिंग्स जो हमने बोला था कि दीस आर द डिफरेंशिएटर विद रिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर गेटिंग थ्रू द एग्जामिनेशन और टॉप 1000 स्टूडेंट में वो पहुंच रहे हैं। क्या 3 डिफरेंशिएटर थे? कंसोलिडेशन, इसकी नीड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया है। Second aspect which we will discuss further is the right strategy and third is the 1 shares of luck। ठीक है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आया कंसोलिडेशन? एक लाइन में अगर मैं जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया तो बता देता हूं, तो यूपीएससी का कंटेंट बहुत ज्यादा है। जब हम अपने 11th 12th का एग्जाम दे रहे थे, जब हम अपने जेई का या फिर किसी और का एग्जाम दे रहे थे, तो यूजुअली पर सब्जेक्ट एक किताब रहती थी। यूपीएससी में एक किताब हर रोज घर आती है जिसका नाम है न्यूज़पेपर। उसके अलावा पर सब्जेक्ट एक प्लेथोरा ऑफ बुक्स यूजुअली बता दी जाती है। तो इसके अंदर बेसिकली ओशियन इज द सिलेबस। तो जब तक आप उसको कंसोलिडेट नहीं करोगे तब तक क्या कहते हैं आपको एग्जाम में उसका यूजेबिलिटी नहीं पता चलेगा। अब वरुण सर बताएंगे राइट स्ट्रैटेजी। राइट स्ट्रैटेजी तो सर आप ही बताओगे, आपके पास ही थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है राइट स्ट्रैटेजी को समझना। एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन जो आपका रहा होगा उसी को यूज कर लेते हैं सर, है ना, कि बच्चे इस बात को समझ पाए। क्या आपने पिछले 3-4 साल में ये बात ऑब्जर्व की है, 3-4-5 साल में, जब से भी आप टॉपर्स के वीडियो देख रहे हो, है ना, कि एक ऐसा एस्पिरेंट जिसकी फैमिली में अगर कोई बड़ी बहन या बड़ा भाई या फिर उसके पेरेंट्स अगर ऑलरेडी सिविल सर्विस हो तो उनके सिलेक्शन के चांसेस हाइयर रहते हैं। क्या आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है? कुछ टॉपर्स आपको याद आ रहे हो जो सिस्टर्स थे या ब्रदर्स थे या उनके पेरेंट्स
सिविल सर्विसेज में थे, या फिर मे बी ऐसा भी हो सकता है कि somebody who is very close friend, सर आजकल सिग्निफिकेंट अदर्स भी हो गए हैं कि वाइफ ने एग्जाम क्रैक किया था तो हस्बैंड ने कर लिया, या अदर वे राउंड। क्या आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है? अब की बात भी वरुण, कई बार टॉपर्स को देख रहा था कि मतलब उनका ग्रुप है 4-5 दोस्तों का, तो उस पे कहते हैं अल्टीमेटली ऑल 4 ऑफ देम गॉट थ्रू। ठीक है, जब मैं ब्यूरोक्रेट था तो देखता था कि काफी सारे जो फेलो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके पेरेंट्स भी ब्यूरोक्रेट्स थे, तो कुछ तो मतलब झोल है। राइट क्या झोल है अभी ये बताते हैं, है ना? लगता है ऐसा कुछ लोगों को सर। आई थिंक कहीं जगह सोशल मीडिया पे एक दो जगह मैंने पढ़ा भी था कि कुछ बैकडोर सेटिंग होती होगी। क्या होती है क्या सर यूपीएससी में? यार मुझे लगता है कि पूरी इंडिया में एक लौता ऐसा एग्जाम है, 2-3 एग्जाम, ठीक है, जिनके बारे में मैं पर्सनली मतलब ब्लैंक चेक पे साइन करके लिख सकता हूँ कि कोई बैकडोर सेटिंग नहीं है। प्योर मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन है ना? बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, तो कोई बैकडोर सेटिंग नहीं है। सेटिंग ये है बिकॉज व्हेन यू हैव समबडी हु हैज क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन और वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ा है, अगर आपका ब्लड रिलेशनशिप में है तो आपको डेली गाइड कर सकता है, हर दूसरे दिन गाइड कर सकता है, देन यू विल गेट टू नो द राइट स्ट्रैटेजी फॉर दिस एग्जामिनेशन, है ना? देखिए राइट स्ट्रैटेजी के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। किस पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल सर अभी देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। अभी कुछ स्टूडेंट सर ऐसे हैं जो कहीं और फाउंडेशन बैच करके आए हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा, है ना? प्लीज टेल मी दिस थिंग ऑनेस्टली। इन्हीं से पूछते हैं सर, प्लीज टेल मी दिस थिंग ऑनेस्टली, आप में से कितने लोग हैं जो फाउंडेशन बैच कहीं और करके आए हैं? 2 मिनट लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगी ये बात जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। ऑनेस्टली बात करेंगे और मुझे ये भी बताओ कि करके आए हैं ना? अगर आपने कहीं और फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था तो क्या कमी लगी आपको वहां पे? किसी का चाहे आप नाम ना लिखो, बट मतलब हमको फंक्शनली मतलब जानना आपको क्या लगता है। राइट द आइडिया ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इज नॉट टू डिफेम एनी पर्टिकुलर ब्रांड बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट इशू, राइट? क्या इशू फेस किया आपने? टीचर तो वहां भी होंगे, राइट? पढ़ा तो वो भी रहे होंगे, बेटर गाइडेंस नहीं है, मेंस प्रिपरेशन नहीं है, गाइडेंस नहीं है, आंसर राइटिंग नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस इंफॉर्मेशन डंप की जा रही है ना? द आइडिया इज कि आपको बस ये है कि एक टीचर आएंगे, कोई भी XYZ सब्जेक्ट हो, वो अपने सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन डंप कर देंगे, है ना? इस बात से आई वुड से कि अगेन सर एक्सट्रीम वर्ड्स हो जाएंगे, बट इस बात से थोड़ा सा कम इंपैक्ट पड़ता है कि इस इंफॉर्मेशन को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप कैसे ऑर्गेनाइज करके अपना एग्जाम क्रैक करोगे, है ना? इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट राइट स्ट्रैटेजी, है ना? तो इस पूरे सारथी आईएएस के इकोसिस्टम में वी विल प्रोवाइड यू द राइट स्ट्रैटेजी इन मल्टीपल वे, है ना? देखो ऐसा नहीं है कि इस पूरे एग्जामिनेशन में राइट स्ट्रैटेजी खाली हम ही बता पाएंगे, आप अपने आप को भी बता सकते हो। सर लाइफ में आदमी अपना मेंटर खुद भी बनता है, लेकिन अपना मेंटर खुद बनने में क्या है, आपको 2-3 बार फेलियर देखना पड़ेगा, है ना? आदमी अपने आप से भी सीखता है, ठोकरें लगती हैं बट लगती है ना, फिर समझ आता है, समझ आता है, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक, यू शुड लर्न फ्रॉम अदर पीपल मिस्टेक, है ना? या फिर अदर पीपल सक्सेस, राइट? तो यहां पे हम सारथी आईएएस में वी विल फोकस ऑन दिस राइट स्ट्रैटेजी कंपोनेंट। चाहे लाइक फॉर एग्जांपल अगर पहला सेशन हम हिस्ट्री का करने वाले हैं, तो सबसे पहले हिमांशु सर विल डिस्कस हिस्ट्री स्ट्रैटेजी विद यू, राइट? दैट वी मीन बाय राइट स्ट्रैटेजी। अगर हम आंसर राइटिंग की बात करेंगे तो फर्स्ट राइट स्मार्ट के सेशन में, है ना, शिविन सर विल टीच यू हाउ टू राइट द आंसर, है ना? अनलाइक अदर इंस्टीट्यूट जो क्या करता है, आपको क्वेश्चन दे देगा, खुद लिख लो। कंटेंट से आंसर के बीच का जो गैप है वो राइट स्ट्रैटेजी ऑफ आंसर राइटिंग है, दैट वी विल फोकस अपॉन, ठीक है? समझ में आया मीनिंग कि राइट? बेसिकली क्या है कि एक तो होता है वरुण की यूपीएससी की एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो कभी कभी जैसे अभी समय का अभाव है, ठीक है, तो हम उसको तो बता देंगे, बट एक होती है हर सब्जेक्ट का अपना एक नेचर भी होता है, राइट? तो जो आप बात बोल रहे थे वो बेसिकली ये है कि अगर जैसे मैं हिस्ट्री की अगर मैं शुरुआत करूंगा तो हो सकता है कुछ मिथ्स हो इन रिलेशन टू हिस्ट्री की हिस्ट्री इज ऑल अबाउट मेमोराइजेशन, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट ईयर्स, तो किस तरीके से हिस्ट्री को अप्रोच करना है, तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हर टीचर जो है उस सब्जेक्ट की एक स्ट्रैटेजी आपको बताएगा, एंड सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी वैरी भी कर सकती है। राइट, डन, ठीक है। तो सर इसमें स्ट्रैटेजी के लिए एक और चीज आती है जो कि मेंटोरशिप का कंपोनेंट साथ ही इसके फाउंडेशन बैच में रहता है। ऑफ कोर्स
वी विल डू दी मेंटरशिप एट मल्टीपल लेवल, जैसे कि सर पहला जो सेशन लेंगे हिस्ट्री का, वहां पे ही विल मेंटर यू विद रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री स्ट्रैटेजी। फिर इसके बाद ग्रुप मेंटरशिप भी है, तो जितने भी लोग की ग्रुप मेंटरशिप जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो जूम पे सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 15th ऑफ मे, है ना। अब आप बोल सकते हो सर ये 15 दिन बाद क्यों रखे गए हैं ये सेशन? 15 दिन बाद इसलिए रखे गए हैं ताकि यू गेट स्टेबलाइज विद दिस सिस्टम, आप थोड़ा सा पढ़ लो, वरना स्टार्टिंग में जो आपके मेंटर से आप डाउट पूछते हो वो काफी फ्यूटाइल डाउट्स होते हैं, राइट। तो वंस यू आर स्टेबलाइज इन द लर्निंग इकोसिस्टम, तब हम ये जूम सेशन स्टार्ट करेंगे 15th ऑफ मे से, ठीक है। एंड जितने भी लोगों ने वन ऑन वन मेंटरशिप ऑप्ट की है, ठीक है, उनको भी वन ऑन वन मेंटर और मेंटर एज वी हैव प्रॉमिस, जितने भी मेंटर है साथी है इसमें, मिनिमम जो हायरिंग हम क्राइटेरिया रखते हैं वो है इंटरव्यू अपीयर्ड, है ना। तो यू विल गेट वन ऑन वन मेंटर अलॉटेड टू यू बाय 15th ऑफ मे, ठीक है, डन, ठीक है। तो विद इन नेक्स्ट 15-20 डेज यू विल बी एलोकेटेड अ मेंटर। प्लीज अंडरस्टैंड कि हम ये 15-20 दिन का गैप क्यों रख रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग कोर्स, है ना। आपके साथ हमारा अभी 1-1.5 साल का एंगेजमेंट है। द आइडिया इज कि 15-20 दिन में आप एक बेसिक इकोसिस्टम से एडजस्ट कर जाओ, है ना। अभी बहुत सारी चीजें, जैसे नेक्स्ट आपका ओरिएंटेशन सेशन ओजी मेंटर के साथ होगा, डॉक्टर शिविन के साथ, ही विल मेंटर यू कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद सजल सर के साथ आपका एक सेशन होगा, फिर हिमांशु सर के साथ आपका एक सेशन होगा। तो ऐसे करके कुछ बेसिक बातें वी विल मेक यू अंडरस्टैंड, और उसके बाद आपको ये मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। डन, समझ में आया? चलो आगे की क्लासेस भी बता देंगे हम आपको अभी। अब आता है लास्ट कंपोनेंट, आगे की क्लासेस वी विल इन्फॉर्म इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। वेट कीजिए, नेक्स्ट ओरिएंटेशन सेशन कब है, पहली लाइव क्लास कब है, वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट दिस सेशन इन नेक्स्ट 15 मिनट, तो वेट कीजिए। चलो, ये तो इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा वरुण, ठीक है। तुम्हारे पास कहते हैं 3 चीजें जो आपने कोर क्राइटेरिया बताए, तो उनमें से कुछ चीजें आपके पास नहीं थी, वो कौन सी होंगी? सर अपने बारे में ये चीज कम्युनिकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं कर देता हूँ। राइट, ही इज सच अ ऑसम टीचर, ही इज सच अ ऑसम मेंटर, ठीक है। द ओनली रीजन व्हाई ही इज नॉट देयर इन द लिस्ट इज लक फैक्टर, एंड दैट इज, मतलब मुझे नहीं पता तुम इस लक फैक्टर को कैसे देख सकते हो, तुम इसको प्रोबेबिलिस्टिक चांस के हिसाब से देखते हो या फिर कुछ और फिलोसॉफिकल या रिलीजियस वे में देखते हो, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। नहीं, प्रोबेबिलिटी है सर। ऑल राइट, तो देखिए, द थर्ड कंपोनेंट व्हिच वी हैव सीन व्हिच इज प्लेइंग अ की रोल इन योर यूपीएससी सीएससी जर्नी इज वंस शेयर ऑफ लक, है ना। मैं आप सबसे पूछता हूँ, है ना, आपने सर का ओपिनियन सुना, मैं आप सबसे पूछता हूँ, डू यू थिंक लक मैटर इन योर सक्सेस इन दिस यूपीएससी सीएससी जर्नी? कितने लोगों को लगता है? वी विल डिस्कस इन डिटेल, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, है ना। दिस इज अ क्लास जहां पे कि वी विल एक्सपेक्ट कि मैच्योर एंड रैशनल इंडिविजुअल है जिनके साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। वी विल नॉट इम्पोज आवर ओपिनियन ऑन यू ऑन दिस रिगार्ड, ठीक है। पूछता हूं मैं आपसे, लॉजिकली बात करेंगे, यस 1%, यस नो, ठीक है, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं एक बार, पहले थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, डिस्कशन को लॉजिकली इवॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट्स डिफाइन व्हाट इज लक, है ना। देखिए, अलग अलग तरीके से आप लक को डिफाइन कर सकते हो। फ्यू पीपल कॉल इट कर्मा, कि लास्ट लाइफ में आपने जो एक्ट्स किए होंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा इस लाइफ में। कुछ लोग इसको डेस्टिनी बोलते हैं कि भाई रिटर्न है, मेरा तो राजयोग है, मैं बनूंगा ही आईएएस, ठीक है। कुछ लोग जो थोड़े से और साइंटिफिक होंगे, रैशनल होंगे, मैथमेटिक्स को ज्यादा वैल्यू देते होंगे, वो चांस या प्रोबेबिलिटी बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी है। Ultimately, for the purpose of this discussion, we can define luck as essentially an element which you can't control, जो आपके कंट्रोल के बाहर में है। Like for example, हमने यहाँ पे बात करी कंसोलिडेशन, आपके कंट्रोल में है, फिल्टर आउट करो, पीवाईक्यू देखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, दबा के रिवाइज करो बार बार, कंटेंट कंसोलिडेट होगा। Like for example, राइट स्ट्रैटेजी, चूज सारथी आईएएस, राइट स्ट्रैटेजी मिलेगी, आपके कंट्रोल में है। बट दिस इज एसेंशियली एन एलिमेंट व्हिच यू कांट कंट्रोल, जिसको साइकोलॉजी में बोलते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो हमें लाइफ में और यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी उन चीजों के ऊपर फोकस करना है जहां पे आईएलओसी हो, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ईएलओसी एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल जो चीजें उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, उसके बारे में सोचने से भी आपको नुकसान होता है। क्योंकि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को मेंटर करते हैं हम लोग, तो उनको एक्चुअली फियर ऑफ एग्जाम बहुत ज्यादा होता है। अब वो उनके कंट्रोल में नहीं है कि एग्जाम टफ आएगा, ईजी आएगा, क्या रहेगा। तो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का भी तरीका ये है कि हम एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाली चीजों के बारे में ना सोचें, हम बस अपनी मेहनत करें। राइट। एंड सर एक अगर सिंपल और इलस्ट्रेशन हम दे बच्चों को, स्पेशली टू दो स्टूडेंट हु आर अनेबल टू इमेजिन कि लक कैसे रोल प्ले कर रहा है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो भाई, लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू ऑफ योर यूपीएससी सीएससी एग्जाम
इंटरव्यू एक ऐसी स्टेज है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आज के टाइम में प्ले कर रही है। रीसेंट जो रिजल्ट आया सर, वहां भी बहुत सारे एस्पिरेंट ने 200 प्लस स्कोर किया है ना। बट लेट्स इमेजिन आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपकी एक एवरेज पर्सनालिटी, आप एवरेज कॉलेज से हो, एवरेज कम्युनिकेशन है, नीदर बैड नॉट टू गुड, है ना। समवेयर आपका ऐसा पर्सनालिटी है कि 170 180 मार्क्स आपको इंटरव्यू में मिल सकते हैं। बट लेट्स से कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो सुबह से, नॉर्मली एक दिन के अंदर 15 से 20 इंटरव्यू कोई भी बोर्ड लेता है ना, वो सुबह से 12-13 लोगों का जो इंटरव्यू लिया है, दे आर ऑल फ्रॉम लाइक आईवी लीग कॉलेज, है ना, टॉप कॉलेजेस से हैं, टॉप कम्युनिकेशन है, टॉप नॉलेज स्किल है ना। और ऐसे एस्पिरेंट जिन्हें ऑलरेडी बोर्ड 200 मार्क्स दे चुका है, ठीक है। अब आप जाते हो एक एवरेज कॉलेज से और एवरेज कम्युनिकेशन, एवरेज नॉलेज के साथ, और आपने वो जहां 170 180 वाली पर्सनालिटी थी, तो आपको क्या लगता है, क्या जो इंटरव्यू बोर्ड है उसके दिमाग पे उस चीज का इंपैक्ट होगा कि सुबह से जो 10-12 लोगों से उसने इंटरेक्ट किया है वो बिल्कुल टॉप रेटेड लोग थे, है ना, और जब आप गए तो क्या वो जो कॉन्ट्रास्ट है पर्सनालिटीज में, क्या वो कॉन्ट्रास्ट और थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा या नहीं? डज इट मेक एनी सेंस टू यू जो मैं बोल रहा हूं आपको? प्लीज टेल मी। एंड सेम फंडा आप मेंस में भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, कि मेंस में भी अल्टीमेटली ह्यूमन ही इवैल्यूएट कर रहे हैं ना पेपर। तो अगर मान लो आपने एथिक्स का कोई आंसर लिखा जो एक एवरेज आंसर था, है ना, आपको 10 में से 4 या 5 मार्क्स मिल सकते थे, बट जो चेक करने वाला इंडिविजुअल है उसने सुबह से 5 कॉपी या 10 कॉपी चेक करी है जो रैंक 1 से लेकर 10 तक की थी, उसके बाद उसके पास आपकी कॉपी पहुंच रही है ना, तो आधे पौने नंबर का तो फर्क पड़ेगा ना यार आंसर जो एग्जामिनर आपको देने वाला है, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ रिलेटिव गेम। अब ये वेरिएबल आपके कंट्रोल में कैसे है? अब वरुण सर ने क्या कहते हैं बैड लक की बात करी, मैं गुड लक की भी बात बता देता हूँ। गुड लक की बात यह है कि लेट्स से कि शुरुआत के जो 3 कैंडिडेट्स इंटरव्यू हुए वो आईवी लीग कॉलेज से, बड़े अच्छे कॉलेज से। कुछ सवाल जो बोर्ड ने पूछा पहले कैंडिडेट से, वो उसका आंसर वो आंसर नहीं कर पाया उसको, क्योंकि हो सकता है वो इशू रिक्वायर करता हो कि हम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझे, एम्पैथी डेवलप करके करें, मल्टी डायमेंशनल आंसर दें। दूसरा कैंडिडेट भी आईवी लीग कॉलेज से, वो भी आंसर नहीं कर पाए। अब आप गए नॉर्मल से कॉलेज से, आपसे भी उन्होंने वही सवाल पूछा, उनके माइंड में क्या होगा, अरे ये कहां आंसर कर पाएगा। परफेक्ट। और आपने दिया एक अबव एवरेज आंसर जो कि उस पुराने 2 कैंडिडेट से रिलेटिवली बेटर था, वो बन जाएगा उनके माइंड में बेस्ट आंसर। यार ये जो 2 कैंडिडेट्स थे, तो कोई आईआईटी से था, कोई आईएम से था, वो जवाब नहीं दे पाए, वही देखो नॉर्मल से कॉलेज में कितना शानदार। तो वो भी कभी कभी गुड फैक्टर में ऐड करता है कि आपका जो बेस इफेक्ट है वो आपके फेवर में है, क्योंकि अच्छा ये तो नॉर्मल से कॉलेज में है, तो इनफैक्ट वो भी एक गुड लक में कन्वर्ट मारता है। तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि अगर हम आईवी लीग कॉलेजेस से नहीं है तो हमारे पास कोई डिसएडवांटेज है, नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल, राइट। द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि देयर आर सर्टेन वेरिएबल इस एग्जाम में, जैसा कि सर ने बोला, एक्सटर्नल है उनका लोकस, आपके कंट्रोल में वो नहीं है, ठीक है। तो बट अगेन आपको करना क्या चाहिए, जैसे सर ने ब्रीफली इस बात को मेंशन भी कर दिया है, देखो भाई आपकी सक्सेस में एन नंबर ऑफ वेरिएबल हो सकता है, मल्टीपल वेरिएबल हो सकते हैं, एंड लक इज वन सच वेरिएबल। इस इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल ऐसे है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो n-1 जो बाकी वेरिएबल है वो सब आपके कंट्रोल में है, सब आप सबको लेके आप मेहनत कर सकते हो, है ना। तो योर फोकस शुड बी ऑन दीज n-1 वेरिएबल। दबा के आप मेहनत करो, इन सारी चीजों को सॉर्ट करो, जैसे कि एमएस धोनी, है ना, वन ऑफ द फेवरेट कैप्टन ऑफ ऑल इंडियन क्रिकेट टीम, ही सेज दिस थिंग कि कंट्रोल व्हाट इज कंट्रोलेबल। जो चीज आपके कंट्रोल में है अगर आप उस पर फोकस करोगे, द रेस्ट विल फॉल इन प्लेस। दैट इज द आइडिया हियर, ठीक है, समझ में आया? सर इसमें एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे रहेगा मेरा, है ना। मैनी टाइम हम ये डिस्कशन करते हैं कि एक ऐसा एस्पिरेंट जिसके एग्जाम क्रैक करने के चांसेस हाई हो, लेट्स कॉल हिम एन आइडियल एस्पिरेंट, है ना। एक आइडियल एस्पिरेंट हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है सर मुझे लगता है क्वेश्चन, जब कोई अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा होता है ना, तो उसके दिमाग में कुछ गोल है, ठीक है, कि यार मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे आईएएस बनना है। अब उस गोल को अटेन करने के लिए उसे एक इंडिविजुअल बनना है ना, जो कि वो एक सीरियस एस्पिरेंट बनना चाह रहा है, आइडियल एस्पिरेंट बनना चाह रहा है। वो जो जर्नी है उसको लेके क्लैरिटी देनी बच्चों को बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों के जो एस्पिरेशंस हो वो राइट बने, ठीक है। तो एक आइडियल एस्पिरेंट कौन होता है वरुण? मेरे हिसाब से अगर मैं अपने पर्सनल लाइफ के हिसाब से देखूं, मैं एक्चुअली में जेन्युइनली बैक बेंचर था, मैं कभी भी टॉपर्स वगैरह में नहीं था, बट इंडिया के तो टफेस्ट एग्जाम्स बाई चांस मैंने क्वालिफाई करे, एक आईआईटी हो गया, एक यूपीएससी हो गया। एक कॉमन चीज अगर उसमें से निकल के आती है वो एक ये आती है कि किसी भी एक्शन को होने के लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक तो होता है उसका इनिशियल एनर्जी, ठीक है, एंड दूसरा होता है उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो
एनर्जी जो आपकी ओरिजिनल मोटिव है, जो आपका ओरिजिनल मोटिवेशन है, वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो आपका नॉर्थ स्टार होना चाहिए। आप एग्जाम में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल हो चुका है, थके हुए हैं, आपको क्या चीज़ आगे मोटिवेट करेगी? आपको वो दिन याद रखना है, आज का दिन आपको याद रखना है कि अच्छा मैंने इस प्रिपरेशन को स्टार्ट ही क्यों किया था? मेरा कोर मोटिव लाइफ का क्या था? क्योंकि लोगों का कोर मोटिव शायद से यूपीएससी क्वालीफाई नहीं करना होगा, यूपीएससी एक उसका प्रोडक्ट है कि वो लार्जर मोटिव में है, तो वो मोटिव हमको हमेशा याद रखना, उससे हमको मिलेगी एनर्जी। दूसरी चीज जो हम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन। बहुत बोरिंग है, ठीक है, बट अगर आप एक चीज कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, एक शेड्यूल आपका है, एक डिसिप्लिन, एंड तीसरा जो है डायरेक्शन, कि आप जो डिसिप्लिन वे में मेहनत कर रहे हैं, उस एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं, वो ठीक दिशा में जा रहा है। तो ये 3 कंपोनेंट अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है कि वो एक आइडियल एस्पिरेंट है। जैसे मेरे पहले अटेम्प्ट में मेरे पास मोटिवेशन थी और दूसरा मेरे पास डिसिप्लिन था, बट मेरे पास वो दिशा नहीं थी। तो मैं सिर्फ हार्डवर्क कर रहा था, बट वो उस डायरेक्शन में नहीं था, वो राइट स्ट्रैटेजी के साथ ही। तो मुझे 3 चीजें लगती हैं, एनर्जी, डिसिप्लिन एंड राइट स्ट्रैटेजी। परफेक्ट। तो सर ये तीनों कंपोनेंट मैंने जो देखा है एक गुड स्टूडेंट में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। काफी लोग जब इस जर्नी में आते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो दे स्टार्ट थिंकिंग कि यार अगर मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, आई विल चेज द नॉलेज, मैं पीएचडी लेवल की नॉलेज गैदर कर लूंगा तो मैं एक आइडियल एस्पिरेंट बन जाऊंगा। वी टेंड टू शो ऑफ आवर नॉलेज। यहाँ पे राजेंद्र नगर की चाय की टपरी पे आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट अपनी नॉलेज शो ऑफ करते हैं, एक्सपी लिखना, राइट। हाँ बिल्कुल। तो वो उसके ऐसे दैट काइंड ऑफ इंडिविजुअल, उसके जो चांसेस है एग्जाम क्रैक करने के वो बहुत हाई नहीं है, आई वुड से, है ना। ऐसे ही somebody, कुछ लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, दे टेंड टू थिंक दिस थिंग यार अगर somehow we have this kind of a heart कि we want to serve the society the most, है ना, तो हमारे एग्जाम क्रैक करने के चांसेस हाई है ना। देखिए आप सिलेक्ट होके सर्व कर सकते हैं ऑब्वियसली, है ना, दैट इज द लार्जर गोल, बट ये जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है इट्स अ थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन, है ना। आप कहीं पे अपने रियल इंटेंशन दिखा नहीं सकते, है ना। तो दैट इज व्हाई दीज थिंग्स डजंट मैटर इन क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, दैट मैटर्स इन बिकमिंग अ सक्सेसफुल सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट रादर आई वुड से, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान रखो, एक थ्योरेटिकल एग्जाम है, अगर आप एक गुड स्टूडेंट बन सकते हैं, जैसा सर ने बोला डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट, यू नीड टू रीड, यू नीड टू रिवाइज, यू नीड टू प्रैक्टिस, देन यू हैव मैक्सिमम चांस टू क्लियर दिस एग्जाम, राइट। समझ में आई ये बात। एक और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं, उसके बाद आगे आपके डाउट्स लेंगे। जो आपके अपकमिंग सेशंस हैं, अपकमिंग ओरिएंटेशन सेशन, द नेक्स्ट सेशन ऑन 23rd of April थर्सडे को 5 PM विद शिविन सर। उसके बाद 24th of April 4:30 PM विद सजल सर। करंट अफेयर यहाँ पे सजल सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में काफी बच्चे करंट अफेयर के बारे में समझना चाहते हैं। एंड देन 27th of April मंडे को 4:30 PM with Himanshu sir we will start the history. I think first session में sir will discuss the history strategy and along with that he will also start with the content. Right? समझ में आया? एंड मेरा मोटिव ये रहेगा कि आपके लिए हिस्ट्री जो है बोरिंग ना बने, आप जो है उसके अंदर वाई को ढूंढ पाओ, ठीक है। एंड कोशिश यही है कि हिस्ट्री शुड बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। एनी डाउट्स? यस, क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 27th, ठीक है। आई विल बी टेकिंग हिस्ट्री। उसके अलावा कोई आपके डाउट्स हो तो? कल आपकी क्लास नहीं है, प्रॉपर जो क्लास है आपकी वो 27th of April से स्टार्ट होगी। विल बी स्टार्टिंग विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो एक कोर फाउंडेशन सब्जेक्ट है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसके अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, तो ये 4 कोर सब्जेक्ट्स हम सबसे पहले कवर करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा फाउंडेशन का बेस बन जाए, प्लस एक प्रीलिम्स लेवल तक हम डेफिनेटली पहुंच पाए। उसके बाद फिर हम मेंस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वो आते हैं, ठीक है ना। साथ में ही आपकी आंसर राइटिंग भी शुरू हो जाती है, ठीक है, लाइव आंसर राइटिंग और पीवाईक्यूज। उसके बाद जनवरी ऑनवर्ड्स एक रीओरिएंटेशन फोकस होता है आपके प्रीलिम्स के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, एंशिएंट पीरियड आर्ट एंड कल्चर, इनके ऊपर फोकस किया जाता है ताकि आप प्रीलिम्स के जस्ट पास थोड़ा सा प्रीलिम्स एक आपकी ओरिएंटेशन एक्चुअली रहे, ठीक है। और क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ। एक्सप्लेन अबाउट रेगुलर टेस्ट। रेगुलर टेस्ट एक्चुअली जब आपकी क्लासेस वगैरह होंगी तो ऐसा रहेगा कि हो सकता है टीचर आपको जो है कुछ टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको दे दें।
बट आपका जो प्रॉपर आंसर राइटिंग जो स्टार्ट होगी वो आपकी मेंस का जो आपका एमएमपी वाला कंपोनेंट है वो उसमें होगी। और वरुण सर क्या कहते हैं लॉज लाइव आंसर राइटिंग जो है सेशंस भी आपके लेंगे, तब आपकी प्रॉपर जो है आंसर राइटिंग उस रिदम में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि सबसे पहले थोड़ा सा फाउंडेशन बिल्ड हो जाए, उसके बाद जो है हमें आंसर राइटिंग पे जो है आना है। ऑल राइट, देखिए टाइमिंग क्लासेस की 4:30 PM पे है, एज वी हैव रिटन हेयर। ठीक है, तो 4:30 PM पे आपकी क्लासेस होंगी फाउंडेशन की, राइट। नोट्स के बारे में पूछ रहे हैं सर? तो नोट्स इन बिफोर वी स्टार्ट एनी सेक्शन, जैसे हिस्ट्री सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं 27 को, तो 1 डे प्रायर टू इट एटलीस्ट आपको 1 वीक के नोट्स हम दे देंगे। ठीक है, राइट। तो आपको पीडीएफ नोट्स क्लास से पहले आपकी ऐप पे अपलोड हो जाएंगे। यू कैन टेक द प्रिंट आउट एंड स्टडी, राइट। और मेरे केस में जैसे क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट है स्टार्ट होने वाला है, तो बोर्ड पे जो भी हम काम करेंगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि वो थोड़ा सा जो है फेयर फॉर्म में हो, ताकि वो बोर्ड की भी क्लास नोट्स आपको मैं एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ करके आपको अवेलेबल करा दूंगा। एंड एक दो चीजें और बता देता हूँ, कुछ डाउट्स हैं। देखिए इकोनॉमिक्स ओरिएंटेशन कब होगा? इकोनॉमिक्स से पहले होगा। पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक काफी लोगों ने सारथी का नाम सर इतना हो गया है कि काफी लोग बस सारथी नाम देख के कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। प्लीज चेक आउट दी जो हमारा लॉन्च वीडियो था उसमें हमने पूरा स्केड्यूल समझाया हुआ है। तो इकोनॉमिक्स जब हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले इकोनॉमिक्स का ओरिएंटेशन होगा। जो मटेरियल हम आपको देंगे बस वही आपको पढ़ना है। उसके अलावा अगर कुछ रेफरेंस बुक होगी तो वही हम सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी सेशन में शेयर करेंगे, राइट। देखिए अल्टीमेटली सब्जेक्ट एक्सपर्ट शुड बी द वन हु इज टेलिंग यू दीज थिंग्स। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा बुक्स बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है। अगर एक्स्ट्रा बुक्स आपको बहुत ज्यादा पढ़नी होती तो क्या फायदा है कोचिंग ज्वाइन करने का, राइट। हम आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन, वो कंटेंट देंगे जिसके बेसिस पे आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, राइट, रैंक आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ रेफरेंस मटेरियल आपको पढ़ना भी होगा एडिशनल रीडिंग के लिए, जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जैसे हिमांशु सर विल टेल यू फॉर दी हिस्ट्री, एम्पुरी सर विल टेल यू फॉर दी पॉलिटी, वो आपको सेशन में इन्फॉर्म कर देंगे बिफोर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिगिन। बाकी सारथी आईएएस का जो रिसोर्स है वो इतना मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा कि आपको बुक की डेफिशिएंसी मतलब फील नहीं होगी। बाकी हर टीचर जैसा सर ने बताया बता सकता है कि विच पर्टिकुलर बुक यू हैव टू बाय अगर कुछ स्पेशल होगा तो, राइट। ठीक है भाई, समझ में आया। देखिए जब हम एमएमपी की बात करते हैं, आकांक्ष, अभिषेक, जब हम एमएमपी की बात करते हैं, आप शेड्यूल में चेक करो तो एमएमपी के अंदर आता है मेंस का सारा सिलेबस, जिसके अंदर आईआर, डिजास्टर मैनेजमेंट सब आता है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। सारथी आईएएस का अभी काफी लोगों ने बोला कि फाउंडेशन बैच का सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि यहाँ पे मेंस की भी प्रिपरेशन होती है। इट इज नॉट लाइक कि हम आपको बेसिक लेवल ऑफ कंटेंट करा के छोड़ देंगे, है ना। देखिए इसके अलावा अब आगे की क्लासेस जो है वो दोबारा बता देते हैं, कुछ लोगों ने शायद देखी ना हो। क्लास ड्यूरेशन विल बी अराउंड 3 to 3.5 hours. नेक्स्ट ओरिएंटेशन सेशन 23rd of April थर्सडे 5 PM विद शिविन सर। उसके थर्ड ओरिएंटेशन सेशन होगा 24th of April फ्राइडे को 4:30 PM विद सजल सर। देन वी आर स्टार्टिंग हिस्ट्री ओरिएंटेशन एंड हिस्ट्री क्लासेस विद हिमांशु सर ऑन 27th of April at 4:30 PM। तो ये क्लास आपका 3-3.5 घंटे का होने वाला है। ठीक है, इसमें हिस्ट्री का मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। ठीक है, तो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। उसका रीजन भी यही है कि रिलेटेबल होता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो आपकी एक स्मूथ जो है एंट्री हो जाती है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलो डन। देखिए कुछ लोगों ने शायद सेशन लेट ज्वाइन किया है, सेम बात 3 बार अगर हम बता चुके हैं और आप फिर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इट मींस आपने लेट ज्वाइन किया है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। इसके अलावा एक और चीज रिक्वायर्ड है एग्जाम क्रैक करने के लिए, प्लीज लिसन टू अस केयरफुली। इसके अलावा देयर इज समथिंग मोर विच इज रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। सर एक चीज बताता हूं मैं आपको जी। जैनिज्म में, आई एम जैन, तो जैन फिलॉसफी याद आ गई मुझे। जैनिज्म में टू अटेन द मोक्ष दैट इज लिबरेशन, उसका एक त्रिरत्न 3 स्टेप पाथ दिया गया है ना। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। ठीक है, राइट फेथ अबाउट द टीचिंग्स ऑफ द भगवान महावीर, राइट नॉलेज अबाउट जो भी वो बोलते गए हैं वो सही से समझो, राइट कंडक्ट उसको आप फॉलो करो। ये बात काफी लोगों को पता होगी, है ना, कि राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, दिस 3-fold पाथ, है ना। ये बात काफी लोगों को पता होती है, लेकिन ये बात लोगों को नहीं पता होती कि ये जो त्रिरत्न या 3 स्टेप भगवान महावीर ने दिए थे, ये ना लॉजिकल ऑर्डर में है।
यू कांट से कि राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, राइट फेथ, है ना। वहां पे ये एक्सप्लेनेशन दिया गया कि अगर आपका कंडक्ट बेटर करना है तो उससे पहले आपकी नॉलेज बेटर होनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपकी नॉलेज बेटर करनी है तो आपको नॉलेज सिस्टम में सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा, फेथ करना पड़ेगा, तभी आप क्लासेस में ध्यान दोगे, नॉलेज पे ध्यान दोगे, इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर पाओगे, है ना। तो यही चीज आई एम आस्किंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, you need to have right kind of faith in the process, in the material that we are going to provide you here at the Sarthi IAS. ऐसा नहीं हो सकता कि इतने सारे सिलेक्टेड लोग, इतने सारे इंटरव्यू देने वाले लोग अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको रॉन्गफुली गाइड करें या वो आपको ऐसा मटेरियल दें जिससे एग्जाम ना क्रैक हो रहा हो। यू कैन चेक आउट द रिजल्ट ऑफ द सारथी आईएएस। आई एम श्योर आपने सारथी आईएएस का रिजल्ट देखा है, तभी आपने बैच ज्वाइन किया है ना। इतने सारे टॉपर, इतने सारे एजुकेटर जो सारथी आईएएस में हैं, उनका नाम ले रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। तो यू नीड टू हैव दिस फेथ, है ना। आपकी साइड से, जैसा हिमांशु सर ने बोला, डिसिप्लिन हमें चाहिए ताकि हम इस एग्जाम को क्रैक कर पाए, ठीक है। तो प्रॉमिस करते हो मुझे, अरे ऐसी बैच ज्वाइन कर लिया कि सस्ता था, ऑनलाइन था, बस ज्वाइन कर लेते हैं। प्लीज टेल मी, या सही में आईएएस बनने का ड्रीम है या आईएएस बनने का मोटिवेशन है? कैन वी एक्सपेक्ट दिस राइट फेथ एंड डिसिप्लिन फ्रॉम यू? क्योंकि इसके बिना रिजल्ट नहीं आएगा यार, इसके बिना यार टीचर को भी मजा नहीं आता। राइट। एंड सर देखो, हमारा मोटिवेशन क्या है, बिल्कुल ओपनली बात करते हैं सर, सब लोग समझदार हैं, कोई स्कूल में है नहीं तो हम बात कर सकते हैं कि यार मनी तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं हमें, पैसे तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं हमें, अब हमारा मोटिवेशन क्या है? क्यों हम गला फाड़ के यहाँ पे आपको बोल रहे हैं क्या आप डिसिप्लिन दिखाओगे, क्या आप फेथ दिखाओगे? क्यों? बिकॉज हमारे लिए अब अगले 1 साल तक एक ही मोटिवेशन है, आपका सिलेक्शन। एग्जैक्टली, है ना। उसके बिना मेहनत करने का कोई पॉइंट नहीं है। और हम तो यहां मेहनत करेंगे ही, हम तो बैच कंप्लीट करेंगे ही, बट समवेयर अगर आपने डिसिप्लिन नहीं दिखाया तो वो आउटकम जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो हम अटेन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो कैन वी एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू? प्रॉमिस है। कॉलेज में हो, कुछ भी हो जाए, समय नहीं मिला, लाइव नहीं अटेंड कर पाए, रिकॉर्डिंग देखो, राइट। क्योंकि देखो भाई, जब आपका सिलेक्शन होगा तभी हमारी मेहनत का हमें फल मिलेगा। हम सेल्फिश हैं, हम बोलते हैं हम सेल्फिश हैं, बिल्कुल सेल्फिश है ना। हम तो अपने मोटिवेशन के लिए काम कर रहे हैं और हमारा मोटिवेशन क्या है? आपका सिलेक्शन, ठीक है। और वो तब तक आउटकम अचीव नहीं होगा जब तक आप फेथ हमारे कंटेंट में, हमारी लर्निंग मेथोडोलॉजी में नहीं दिखाएंगे और आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, ठीक है। बैच ज्वाइन करना ऑनलाइन में आज के टाइम में बहुत आसान हो गया है, क्योंकि सर जो आप ऑफलाइन इकोसिस्टम से आए हैं, ऑफलाइन में जो मटेरियल या जिस लेवल का प्रिपरेशन 2 लाख में होता था, आज हम सारथी है इसमें वो प्रिपरेशन 20,000 में करा रहे हैं, ठीक है ना। 20,000 आजकल बच्चा अपने बर्थडे की पार्टी में खर्च कर देता है, और यहाँ पे हम आईएएस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस कॉस्ट पे बच्चे को, ठीक है। पॉकेट मनी भी नहीं मिली कभी। तो सर बच्चे बैच ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे लिए भी वो मोटिवेटिंग कब रहेगा कि आज जितने स्टूडेंट लाइव क्लास के अंदर हैं, इतने ही स्टूडेंट आखिरी सेशन। एग्जैक्टली, टीचर के लिए भी सबसे बड़ी मोटिवेशन वही होती है जब कैंडिडेट जो है एक तो सीरियस हो, अपने एंड पे प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। तो जैसे अगर आपकी कोई क्लास अगर मिस हो गई तो आप फिर नेक्स्ट क्लास से पहले कोशिश करेंगे रिकॉर्डेड क्लास देख के आए, क्योंकि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट्स में भी क्लास नंबर 5 विल बी इंटरकनेक्टेड विद क्लास नंबर 4। अब आप क्लास में आए हैं, रिकॉर्डेड क्लास आपने नहीं देखी क्योंकि आपकी मिस हो गई थी। तो ये थोड़ी सी चीजें अपनी डिसिप्लिन में आप लेके आइए प्लीज। अगर कोई होमवर्क टीचर देता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा कम से कम सोच लें उस तरीके से, तो वो जरूर होना चाहिए। चलो बढ़िया, डन, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लासेस का शेड्यूल यहाँ लिखा है ना। अब आप मिले शिविन सर से 23 अप्रैल को 5 PM पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हिमांशु सर फॉर योर टाइम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन। बाकी अगर कुछ डाउट अगर अभी भी रह गए हैं तो वो रहेंगे ही, क्योंकि अभी हमने बस कोर्स स्टार्ट किया है टुडे। बस फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन हमने आपका आज कंप्लीट किया है, अभी 2 ओरिएंटेशन और हैं, और उसके बाद बहुत सारी क्लासेस हैं। सब्जेक्ट वाइज भी ओरिएंटेशन आपकी रहेगी जब भी स्टार्ट होगा सब्जेक्ट आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग सारथी आईएएस, ऑल द बेस्ट एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम।